गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 17 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो में हम सबसे पहले 21 डेज़ का चैलेंज जो हम स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ पे 99% पीपुल फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, तो हमें उस 1% में आना है जो इसे फॉलो करते हैं। 5 टास्क है, आपको डेली ये फॉलो करना है और जैसे ही एक फॉलो हो जाए आपको खुद को एक नंबर देना है। टोटल कितने नंबर है इसमें? 5 नंबर है। तो आप जितना भी गेन करिए डेली उसको कमेंट में लिखिए आप। क्यों? क्योंकि इससे आप रेगुलर रहोगे, आप एक रूटीन में रहोगे। 21 डेज तक फॉलो करिए, आप में बदलाव श्योर शॉर्ट है दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा आप लोग। चलते हैं देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जितनी कठिन जितनी जिद्दी मेरी मंजिल है उतने ही कठिन और उतना ही जिद्दी मैं भी हूँ। तो ये बिल्कुल सही तरीका है किसी भी मंजिल को पाने का। क्योंकि दोस्तों कोई भी आपका एम हो, कोई भी A to Z, अगर आप अपने एम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो फिर आप उस एम के बारे में हमेशा सोचते रहते हो। इसी से रिलेटेड एक कोटेशन है अपने APJ अब्दुल कलाम जी का। उन्होंने क्या कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो आप मतलब हमेशा उसी के बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और अपने अंदर की जो कमियां हो उसको सुधारते हुए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। तो जितना जिद्दी आपका मंजिल हो उससे ही मतलब कई गुना आपको जिद्दी बनना पड़ेगा उस मंजिल पे पहुंचने के लिए। अदरवाइज उस मंजिल को पाने के लिए प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट आपको प्रयास सबसे अलग तरीके से करना है और बाकी लोगों से डबल करना है। तो बिल्कुल जिद्दी होकर के अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। जब भी ऐसा फील हो कि पता नहीं है मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या होता है? अपने फैमिली का कंडीशन। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर आप पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाओ, तो फिर आप एक बार अपने फैमिली की कंडीशन को देखो और सोचो कि यस मैं ये सुधार सकता हूँ। तो फिर आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन आएगा कि फिर आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फैमिली कंडीशन हमेशा अपने माइंड में रख करके आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जहाँ भी हो, जैसे भी हाल में हो। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। सबसे पहला क्या है प्रश्न? ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? देखिए दोस्तों, किसकी बात हो रहा है? ये डायमंड लीग की बात हो रहा है 2024 का। कहाँ पे हो रहा है? ये ब्रुसेल्स में हो रहा है। तो किसने प्रथम स्थान हासिल किया आपको बताना है, किसमें? फाइनल में प्रथम स्थान। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? बी, डरसन पीटर्स ने। किसने? डरसन पीटर्स ने। इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है जेवलिन थ्रो में, जिसमें पहले पे ये आया है और दूसरे पे हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी आए हैं। तो डरसन पीटर्स ये किस देश के हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ के हैं? ये है ग्रेनेडा के। कहाँ के? ग्रेनेडा के। इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमारे ऐसे भी आ सकता है, तो पूछेगा किस देश के हैं, तो ये है ग्रेनेडा के। इन्होंने 87.87 मीटर का थ्रो करके प्रथम स्थान हासिल किया है और बस 0.01 से पीछे रह गए हमारे गोल्डन बॉय। उनका कितना रहा है थ्रो? 87.86 मीटर। तो सोचिए कितना डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम में भी एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आप जो भी डाटा, जो भी लाइन पढ़ें, बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए कितना डिफरेंस से ये 1 से 2 नंबर पे पहुंच गए। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा जी, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे इंडिया के गोल्डन बॉय हैं ये जेवलिन थ्रो में। 2020 में इन्होंने टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है, पेरिस में, वहाँ पे इन्होंने सिल्वर जीता है। सिल्वर क्यों? क्योंकि गोल्ड कौन लेकर चले गए? पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम जी। स्वर्ण वो ले गए, अरशद नदीम जी। तो हमारे वहाँ क्या आया है? सिल्वर आया है पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 किस राज्य में 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा? किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो पूछ रहा है ये 20 से 28 नवंबर 2024 को ये कहाँ पे आयोजन इसका होगा? सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से दोस्तों? सी, गोवा। गोवा में आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का 20 से 28 नवंबर 2024 तक। गोवा क्या है? गोवा दोस्तों ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो बहुत लोग सिक्किम और गोवा में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अपना मतलब ये चीज़ क्लियर रखना है कि सिक्किम छोटा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। इसका एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि
गोवा राज्य का दर्जा कब पाया था, तो वो किस सन में पाया था, 1987 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इस पर कंट्रोल था किसका, पुर्तगालियों का, यानी कि पुर्तगाल का कंट्रोल था। 1987 में गोवा जो सबसे छोटा राज्य है भारत का, वो राज्य का दर्जा प्राप्त किया 1987। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। मेडिकल कॉलेज की बात हो रहा है, वहाँ पे जो मेडिकल शिक्षा दी जाएगी अब हिंदी में दी जाएगी। तो किस राज्य में होगा ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से दोस्तों, ए राजस्थान। राजस्थान में अब होंगे मेडिकल शिक्षा हिंदी भाषा में। मतलब ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा बदलाव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बदलाव भी है। क्योंकि आप देखते होंगे लोग जाते हैं पढ़ाई करने मेडिकल का रूस में, चाइना में, अमेरिका में, और वहाँ पे जाएंगे रूस में तो फिर रूस में रूस के लैंग्वेज पहले सीखते हैं, फिर वहाँ की भाषा में मेडिकल शिक्षा लेते हैं। तो सोचिए, मतलब बाकी जो देश हैं अपनी भाषा में ही सब कुछ वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का बच्चा है उसको जल्दी से वो सीखेगा, जल्दी से उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वो अपना अच्छा आउटपुट दे पाएगा। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है हमारे देश में। अब बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर या फिर बहुत अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो निकल के बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में पढ़ाना और हिंदी में पढ़ना हमारे वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को लाभ होने वाला है इस फील्ड में। और इसी के साथ साथ हमें लगता है कि आने वाले समय में हर एक फील्ड में ये चीज़ उपलब्ध हो जाएगा कि हर एक शिक्षा हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगी। तो देखते हैं कब तक होता है, जैसे होगा हम लोग यहाँ पे अपडेट लेते रहेंगे। तो कहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम में हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और राजस्थान के साथ साथ आपको और भी क्या क्या करंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या बना है, हाल ही में जीएसटी भवन बना है। कहाँ पे, राजस्थान के उदयपुर में हमने पढ़ा है। करंट अफेयर ये भी इम्पोर्टेंट है। और देश का पहला जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए बिल पेश करने वाला ये पहला राज्य बना हुआ है। कौन? राजस्थान। गिग वर्कर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, जैसे अमेजन से, या फिर आप कोई खाना मंगाते हो जोमेटो से, तो जो बंदा लेकर के आता है तो उस टाइप के जो वर्कर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गिग वर्कर्स। तो उनके लिए बिल पेश करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है, तो वो है राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राजधानी कहाँ पे है और इसके सीएम कौन है। तो राजस्थान के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, भजन लाल शर्मा। क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट बिल प्राप्त मतलब पास हुआ है तो हमारे लिए ये सीएम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के सीएम है। और राजस्थान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है, जयपुर है। और जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर। तो ये इतना चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया राजस्थान के बारे में। और यहीं पे मेडिकल शिक्षा हिंदी में उपलब्ध होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। देखिए दोस्तों, देश की पहली है नमो भारत रैपिड रेल, तो इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन दोस्तों, ये हुआ है सी, गुजरात में। कहाँ पे हुआ है, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया पहला प्रश्न गुजरात से। याद रखना है आपको कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आया था अभी कुछ दिन पहले। क्या आया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। उसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पे पहुंच गया है, तो वो पहुंचा है गुजरात का ही सूरत शहर। सूरत शहर पहले पे पहुंच गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। पहले ये था, सोचिए दोस्तों, 13वें नंबर पे, बट प्रेजेंट टाइम में ये पहले नंबर पे आ गया है। तो अगर एग्जाम में आए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो वो है सूरत, ध्यान रखना है। और गुजरात में ही एक जल संचयन जन भागीदारी, यानी कि जल के संरक्षण में जो आम लोगों हैं उनकी जो भागीदारी है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है गुजरात से ही, गुजरात के सूरत से। तो ये भी आपको, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से प्लस एक क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात से। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, किस चीज़ में, पर्यटन क्षेत्र में। कौन सा वो शहर है जो उभरा है अभी। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से, सी, अयोध्या। क्यों? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है।
तो इसीलिए ये सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन के उभरा है यूपी में, अयोध्या। राम मंदिर, अब राम मंदिर की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए राम मंदिर, इसकी जो जो राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसको आर्किटेक्ट किए हैं, तो वो कौन किए हैं, उनका नाम देखिए यहाँ पे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, चंद्रकांत सोमपुरा जी। ये तो हो गया मंदिर को डिजाइन करने वाले हो गए, कौन, चंद्रकांत सोमपुरा जी। उसके बाद जो राम मंदिर में जो राम जी की मूर्ति है उसको किसने बनाया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसने बनाया है, अरुण योगीराज जी। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये पत्थर लगा है मंदिर में, ये भी एग्जाम में अगर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, मकराना पत्थर लगा है जो कि राजस्थान से मंगाया गया है। इसको बनाने में कितने रुपए खर्च हुए हैं, 1100 करोड़ रुपए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये हो गया। अब इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका भूमि पूजन कब हुआ था, क्योंकि इतना मुद्दा में रहा है, एग्जाम में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता है। 2020 में इसका भूमि पूजन हुआ था। और इसका उद्घाटन कब हुआ है, उद्घाटन यहाँ पे देखिए, उद्घाटन इसका हुआ है कब, ये हुआ है 22 जनवरी 2024 में। ये दोनों डेट आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मंदिर बना है ये किस शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली में। किसमें बना हुआ है, नागर शैली में। और एक होती है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। तो ये दोनों कौन सी शैली है, ये मंदिर निर्माण की शैली है भारत में, नागर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली नागर शैली से कैसे अलग होता है कि जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं, सबसे पहला जरूरी होता है उसमें, वो मंदिर चारों ओर चारदीवारी से घिरे होते हैं और उस परिसर में कहीं न कहीं मंदिर के आसपास में एक तालाब होता है। तो ये मतलब मेन फीचर है किसका, द्रविड़ शैली का। ये फीचर नागर शैली में नहीं होता है। नागर शैली ज़्यादातर जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वहाँ जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनती हैं, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनती हैं। तो ये मेन फीचर हो गया दोनों का, याद रखना है आपको। और आगे देखिए राम मंदिर से रिलेटेड और क्या चीज़ है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राम मंदिर बना है उसमें कितने मंडप हैं, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम का लेवल जैसे धीरे धीरे टफ हो रहा है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि कितने मंडप बने हैं वहाँ पे। तो 5 मंडप बने हैं, किसमें, राम मंदिर में। देखिए, एक तो नृत्य मंडप, और दूसरा रंग और कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप और सभा मंडप। ये क्या होते हैं मंडप, ये मतलब ये तो पहले आप जानिए कि 5 मंडप है, नृत्य, रंग, कीर्तन, प्रार्थना, सभा। देखिए ऐसे जब मंदिर जो होता है ऐसे, ये ऐसे, तो मंदिर का सबसे पीछे जो मेन भाग है वो होता है। उसके बाद मंदिर के आगे ऐसे ऐसे बने होते हैं और यहाँ से एंट्री होती है। तो ये 1 मंडप, 2 मंडप, 3 मंडप, 4 मंडप, ऐसे ही इसको बोलते हैं मंडप। तो कितना मंडप है यहाँ पे अयोध्या मंदिर में जो राम जी का बना है, 5 मंडप है। तो ध्यान रखना है ये। और इसी के साथ साथ जो हमने बताया है, जो मंदिर का जो मुख्य जो ऐसे होता है, ये जो मुख्य गुंबद है इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 141 फीट है। तो राम मंदिर के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो आप उसको टैकल करने के लिए तैयार रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया है। तो बताना है आपको, सामने आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है इसमें से दोस्तों, बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो ITI के प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे किया गया है उद्घाटन संविधान मंदिरों का, किसके द्वारा, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है संविधान मंदिर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे भी आए तो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के इस समय राज्यपाल कौन है, तो वो है CP राधा कृष्णन जी। ये भी वहाँ पे साथ में मौजूद थे, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में तूफान यागी से प्रभावित देशों को मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तूफान यागी, तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है प्रभावित देशों के लिए, सामने आपके ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है इसमें से, बी, ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा, ऑपरेशन सद्भाव, तूफान यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया, ऑपरेशन सद्भाव इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि
तूफान जैसे बनते हैं ये आपको थोड़ा सा मोटी मोटा आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए ये लैंड एरिया है, ओके, और यहाँ पे समुद्र है। तो जब समुद्र का ये जो सतह है, ये समुद्र का जब सतह है जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ की जो वायु है वो ऊपर उठने लगती है वाष्प बन करके। जब वाष्प बन के ऊपर उठती हैं तो जैसे ही वहाँ जब ये ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे खाली स्पेस बन जाता है, तो ये बन जाता है लो प्रेशर का एरिया। और उसी के कंपेयर में जो ये लैंड एरिया है यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवाएं जाने लगती हैं लो प्रेशर की तरफ, और यहाँ पे वही चीज़ घूमने लगती है। तो यहाँ पे क्या आता है, चक्रवात होता है या फिर तूफान आता है, तो ऐसे ही उसका निर्माण होता है समुद्रों में। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, बेसिक सा। और ये जैसे पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, तो जब ये जब तूफान जो आते हैं अगर यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं तो, और दक्षिणी गोलार्ध में आ रहे हैं तो उनके घूमने की दिशा क्या है वो अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, चक्रवात ऐसे घूमता है, ठीक है, दाईं ओर, यानी कि एंटी क्लॉक, आपको ये भी पता होना चाहिए। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर समुद्र में कोई भी चक्रवात आ रहा है तो वो इधर घूमती है क्लॉकवाइज, यानी कि ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। आप आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। पहली पहली बार भारत में डिजिटल जनगणना होगी, इसके लिए कितने सवाल तैयार किए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनगणना होती है उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि भारत में इस बार पहली बार होगी डिजिटल रूप में जनगणना, तो कितने सवाल तैयार हुए हैं इस बार ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से बी, 31 सवाल पूछे जाएंगे इस बार के डिजिटल जो जनगणना होगी भारत की पहली। इससे पहले जो भी जनगणना हुई है वो कागज़ और पेन पे हुई है, इस बार पहली बार टैबलेट पे होगी, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग डिजिटल जनगणना, जो कि भारत की पहली बार है। यहाँ पे दो तरीके से होगा। एक तो आप खुद जाओगे कैफ़े पे और वहाँ पे वेबसाइट खोल करके आप अपने हिसाब से जो जानकारी देना चाहो वो दे सकते हो, ये एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो भी यहाँ पे जनगणना के जो कर्मी हैं वो आपके घर पे आएंगे और लैपटॉप के या फिर जो आईपैड होगा उस पर वो आपके जो भी डिटेल होगे वो उस पर मेंशन करेंगे। तो इसी वजह से ये इसको बोला जा रहा है डिजिटल जनगणना। ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गया पहला। उसके बाद 1881 में हुई दूसरी बार जनगणना, तो ये किसके अंडर में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के अंदर। तो फिर यहाँ से डिसाइड हुआ कि अब जनगणना हर 10 साल पे होगी, हर 10 साल पे। और जब ये 1881 में हुआ था तो पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। पहले जनगणना आयुक्त हमारे देश में रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, W.C. प्लोडेन। W.C. प्लोडेन, ये हमारे देश के 1881 में जो जनगणना हुआ था उसके ये यानी कि हमारे देश के पहले जनगणना आयुक्त हैं। 1872 में पहली बार छोटे स्तर पर शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1881 से पूरे भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था, और फिर डिसाइड हुआ उसी साल से कि हर 10 साल पे होगा जनगणना। तो ये तो हो गया बेसिक सा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जनगणना में कितने सवाल है, तो वो है 31 सवाल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1881 में शुरू हुआ था उसमें कितने सवाल थे, उसमें थे 12 प्रश्न, 12 सवाल। तो ये था जनगणना के बारे में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। तो ये किसकी आत्मकथा है जिसका नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से ए, सुशील कुमार शिंदे। इनका आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। हमारे एग्जाम में ये बुक्स आती रहते हैं तो ध्यान रखना है, ये सुशील कुमार शिंदे जी का आत्मकथा है ये। इसी के साथ साथ आप दो बुक्स के बारे में और जान लीजिए, एग्जाम में आपके आ सकता है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। एग्जाम में आ सकता है कि ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है पुस्तक कुलदीप गुप्ता जी के द्वारा। कुलदीप गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे। एक और पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कॉल ऑफ द गिर, यानी कि कॉल ऑफ द गिर, ये जो एशियन लायन है इनके ऊपर लिखी गई ये पुस्तक
तो इम्पोर्टेंट है परमल नाथवानी जी। इस पुस्तक का विमोचन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉल ऑफ द गिर। तो ये किसके लिए है? एशियन जो लायन है उनके ऊपर लिखी गई है परमल नाथवानी जी के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें? बी, अपना प्यारा भारत। यानी कि सोचिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार बना है ये भारत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आज का था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपका जैसा भी रिव्यू रहा हो, अच्छा बुरा, या फिर कोई सजेशन देना हो, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन हो, कोई आपके मन में बात चल रहा हो, तो आप बिल्कुल खुल के आप कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे और तो आपको रिप्लाई भी देंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।